जो वीडियो देख रहा है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करे। मैंने सोफे पर थोड़ा और सस्ताते हुए बात जारी रखी और मुस्कुराते हुए कहा कि खाला जान, सच कहूँ तो ये कहीं ज्यादा बड़े हैं। खाला जमीला ने मेरी ये बात सुनकर अपने चेहरे पर एक फर्जी गुस्सा और शर्म लाते हुए फौरन नफी में सर हिलाया और बोले कि नहीं नहीं साजिद बेटे, तुम भी क्या बात करते हो, इतने नहीं हैं जितना तुम अंदाजा लगा रहे हो या सोच रहे हो। मैंने उनके इस इनकार पर हल्का सा खिलखिलाते हुए और जरा पुरजोश अंदाज में अपने दोनों हाथों के पंजों को एक दूसरे के करीब लाकर हुआ में एक गोल दायरा सा बनाते हुए कहा कि खाला जान, मेरी शर्त लगी अब से कि आपके कपड़ों का नाप कम अज कम 45 इंच से 1 इंच भी कम नहीं है। अब मैं भला उन्हें अपने दिल का राज और सच्चाई कैसे बताता कि मैंने तो कुछ ही देर पहले गुस्ल खाने में खूब अच्छी तरह देख लिया था और मुझे उनके नाप का पूरा यकीन था। खाला जमीला ने मेरी इस बच्चों जैसी जिद और हाथों के इशारे को देखा तो वो अपनी हंसी पर काबू ना रख सके और बेतहाशा हंसते हुए बोले कि तौबा है साजिद, मैं कोई भैंस सांडनी हूँ क्या जो ये ऐसे होंगे। उन्होंने हंसते हुए अपना हाथ अपने मुंह पर रखा तो उनके चमकते हुए सफ़ेद और खूबसूरत दांत कतार अंदर कतार मोतियों की तरह चमकते हुए मुझे नजर आने लगे, जिससे उनका चेहरा मजीद दिलकश लगने लगा। मैंने उनके खिलखिलाने को देखा तो पूरे वसूख और एतमाद से डट कर कहा कि ओ खाला जान, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ और मैं आपसे पूरे 1000 रुपए की शर्त लगाता हूँ कि आपका नाप बिल्कुल इतना ही निकलेगा। खाला जमीला ने चाय का कप एक तरफ रखा और हंसते हुए नफी में सर हिलाते हुए मेरी नकल उतारी और अपने हाथों से हुआ में एक छोटा इशारा करते हुए बोले कि नहीं साजिद बेटे, ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता, बड़े ज़रूर हैं मगर इतने भी बेडेंगी नहीं हैं जितना तुम बता रहे हो। उनकी ये बातें कहते वक्त उनके गोल बाजू हुआ में लहराए जिससे मजीद नुमायां हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस गुफ्तगू से मुसलसल हंस क्यों रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो उन बातों से बैक वक्त अपने अंदर एक खुशगवार एहसास भी महसूस कर रही थीं और साथ ही साथ एक अजीब सी बेचैनी और नर्वसनेस भी उन पर तारी हो रही थी। गोया हम दोनों के दरमियान आग और पानी का एक पोशीदा खेल जारी था जो लम्हा ब लम्हा गहरा होता जा रहा था। मैंने उनका रद्द-ए-अमल देखकर बात को आगे बढ़ाया और कहा कि अब तो फिर देर किस बात की है खाला जान, आए हम खुद नाप कर देख लेते हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और पता चल जाएगा कि कौन शर्त जीता है। ये कहकर मैं सोफे से उठा और तेजी से कमरे की इस अलमारी की तरफ बढ़ा जहां नापने वाला दर्जियों का आम फीता रखा होता था। मैंने अलमारी का दराज खोला, फीता निकाला और फतहमंदाना अंदाज में वापस खाला जमीला की तरफ आ गया। खाला ने जब मेरे हाथ में फीता देखा तो उन्होंने घबरा कर अपने हाथ उठाए और मुझे वहीं रोकने की कोशिश करते हुए बोले कि हाय साजिद, नहीं नहीं, ये तुम कुन फजूल चक्रों में पड़ गए हो बेटे, इस बात को दफ करो और बैठ जाओ। मैंने उन्हें चिल्लाने वाले शरारती अंदाज में फीता हुआ में लहराया और कहा कि तो फिर उसका मतलब है कि आप शर्त हार गई ना खाला जान। खाला जमीला ने दोपट्टा संभालते हुए जरा संजीदा लहजे में कहा कि अच्छा बाबा,
मैं खुद अंदर जाकर नाप लेकर तुम्हें बता दूंगी। अभी तुम चुपचाप आराम से बैठो और पढ़ाई पर ध्यान दो। उनके लहजे में एक नरम सी सख्ती थी जिससे साफ लग रहा था कि वो अब इस हसास मौजू पर मजीद बात आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। लेकिन मेरे अंदर का शैतानी शौक और जज्बा मुझ पर गालिब आ चुका था, इसलिए मैं अपनी बात पर उड़ा रहा और बोला कि ओ नहीं खाला जान, अब तो आपको यही मेरे सामने नाप देना ही पड़ेगा। अब जरा सीधी खड़ी तो। खाला जमीला ने मेरी इस अजीब जिद के सामने हार मान ली और चारों नाचार मुस्कराती हुई सोफे से खड़ी हो गई। मैंने वक्त ज़ाय किए बगैर फीते को उनकी कमर के गिर्द घुमाया और उसके दोनों सिरे आगे लाते हुए गौर से देखते हुए कहा कि ओ खाला जान, आप अपने दोनों बाजू बिल्कुल सीधे करके साइड पर रखें। उन्होंने मेरी हिदायत पर अमल करते हुए अपने दोनों हाथ सीधे कर लिए। मैं फीते का सरा पकड़कर उनकी कमर के बिल्कुल बीच में लाने लगा। मैंने उनके चेहरे पर खौफ और इस्तराब के साए देखे तो बात संभालते हुए कहा कि खाला जान, सही नाप का असल तरीका ये है कि फीता बिल्कुल मरकज़ के ऊपर से गुजरे वरना नाप गलत और कम हो जाता है। उन्होंने खामोशी से अपना सर हिला दिया। फीता ठीक करते करते और एडजस्ट करने का ड्रामा करते हुए मैंने यकलख्त और बेसाख्ता खाला जमीला को पकड़ लिया। मैं जाहिर यही कर रहा था कि जैसे नाप को दुरुस्त करने के लिए फीते को उन पर सही जगह सीट कर रहा हूं। उनको छूते ही मैंने एक शरारत कर दी, लेकिन यही वो सुर्ख लाइन थी जो मुझे किसी सूरत उबूर नहीं करनी चाहिए थी और जिसका अंदाज़ा मुझे इस वक्त ना हो सका। खाला जमीला फौरन एक ही सेकंड में समझ गईं कि मेरे दिल में क्या खबासत और इरादा छुपा हुआ है। उनके चेहरे का रंग यकलख्त बदल गया और उन्होंने शदीद गुस्से और सदमे से फीता मेरे हाथ से झटक कर खींच लिया और तेजी से चंद कदम पीछे हट गईं। उनका पूरा वजूद कांप रहा था और उन्होंने इंतहाई सख्त और कांपती हुई आवाज में मुझे कहा कि साजिद, ये क्या बेहुदगी और बदतमीजी है। मुझे तुमसे हरगिज ऐसी नीच उम्मीद नहीं थी। मैं तो तुम्हें हमेशा अपने सगे बेटे इलियास की तरह समझती आई हूँ। मेरे लिए उनका ये अचानक और तूंदो तेज रद्दे अमल मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा शदीद था। मैं बिल्कुल सन्नाटे में आ गया, जूं का तू साकित रह गया जैसे मुझ पर बिजली गिरी हो। मुझे फौरन एहसास हो गया कि न सिर्फ तीर कमान से निकल चुका है बल्कि मेरा अंदाज़ा और निशाना बिल्कुल खता हो चुका है। खाला जमीला के इन सख्त अल्फाज और गुस्से से भरी निगाहों ने मेरे सारे होश व हवास गुम कर दिए थे। मैं धड़कते हुए दिल के साथ एक मुजरिम की तरह सर झुकाए खामोश और बेबस खड़ा रहा। खाला ने शदीद नफरत से मेरी तरफ देखा और कहा कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अभी जूतों से तुम्हारी मुरम्मत करूं। शर्म से डूब मरना चाहिए तुम्हें। जो कुछ तुम अभी कर रहे थे वो इंतहाई दर्जे की बेहुदगी और गिरावट है। खाला जमीला के लहजे में अब भी बिला की सख्ती और कड़वाहट मौजूद थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उन्हें इतने शदीद गुस्से और जलाल में कभी नहीं देखा था। मैंने डरते डरते उनकी तरफ देखा तो मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई और मेरी आंखों से टप टप गर्म आंसू गिरने लगे और मैं एक छोटे बच्चे की तरह हिचकियां ले लेकर रोने लगा। शायद खाला जमीला के मुंह से अपने लिए इतने सख्त और जलील करने वाले अल्फाज सुनकर मेरे दिल को शदीद दुख पहुंचा था।
फिर रंगे हाथों पकड़े जाने पर शर्मिंदगी और पशेमानी का एहसास मुझ पर हावी हो गया था। मुझे एक छोटे बच्चे की तरह तड़प कर रोते देखकर खाला जमीला के गुस्से की शिद्दत में एकदम कमी आई। वो फौरन खामोश हो गईं और मुझे हैरत और ताज्जुब से देखने लगी। मैंने अपनी कमीज की आस्तीन से जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछते हुए और हिचकियां लेते हुए बड़ी मुश्किल से कहा कि ओ खाला जान, मैं आपसे हाथ जोड़कर मुआफ़ी चाहता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी ज़लील और गलत हरकत हो गई। फिर इससे पहले कि खाला जमीला कुछ बोलती या मुझे मज़ीद कुछ कहती, मैंने सोफे से अपनी किताबें और बैग उठाया और सर झुकाकर तेज तेज कदमों से चलता हुआ उनके घर के मेन दरवाजे से बाहर निकल गया। इसके बाद आने वाली वो पूरी रात मैंने जाग कर गुजारी। मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा मुसलसल अपने ज़हन में इस पूरे वाक़ये के हर पहलू का बारीक बीनी से जायज़ा लेता रहा। मुझे खाला जमीला का अपने साथ रवैया ज़रूरत से ज़्यादा सख्त और नागवार लगा। मुझे अपनी इस बेइज्जती का इतना दुख नहीं था जितना इस बात का था कि ये बेइज्जती इस औरत ने की थी जिसकी मोहब्बत और दीवानगी का तूफ़ान में एक अरसे से अपने दिल में छुपाए बैठा था। मैंने उनको ज़रूर हाथ से छुआ और दबाया था, मगर कोई और खिली हुई गैर इखलाकी हरकत तो नहीं की थी। खाला जमीला ये तो नहीं कह सकती थीं कि मैंने उन पर कोई हमला कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद उनका रद्द अमल इस किस्म का था जैसे मैंने उन्हें सबके सामने ज़लील कर दिया हो। वो मुझे एक बड़ी होने के नाते नरमी से भी तो समझा सकती थीं और बात को ख़त्म कर सकती थी। मैं मुसलसल घंटों सोचे चला जा रहा था और अपने ज़हन में नए नए सवालात खड़ रहा था। क्या खाला जमीला खुद भी किसी हद तक इस पूरे वाक़ये की ज़िम्मेदार नहीं थी? अगर वो पहली ही बार उन मख़सूस हिस्सों के ज़िक्र पर मुझे डांट कर रोक देतीं तो बात कभी इस हद तक न पहुँचती। उन्होंने भी तो मुझे बार बार ऐसे इशारे और ढील दी थी जिन्हें मैंने गलत समझ कर ये कदम उठाया। मेरी बातों पर उनका खिलखिला कर हंसना, चेहरे पर सुर्खी का आना और नापने के लिए खामोशी से खड़े हो जाना, वो सब किया था। अगर वो इस किस्म का कोई इशारा ढील देती ही ना तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आती। उन्होंने बिलावजा इतनी सी बात का बड़ा बतंगड़ बना दिया और ऐसा करते हुए उन्हें मेरी पिछली तमाम खिदमतें, फर्मा बरदारी और नेकियां बिल्कुल याद नहीं रही। मैंने शदीद दुख और रंज के साथ सोचा। मायूसी, बेचारगी, ज़िल्लत और महरूमी के एहसास ने मिलकर मेरे ज़हन पर ज़बरदस्त यलगार कर दी थी और मेरे हल्क में जैसे कड़वा धुआं सा भरने लगा था। मैं ये बात तो अच्छी तरह जानता था कि खाला जमीला ख़ानदानी गैरत और अपनी शराफत की वजह से किसी से भी इस वाक़ये का तज़किरा नहीं करेंगी, क्योंकि इससे खुद उनकी अपनी और ख़ानदान की सुबकी होने का अंदेशा था। लेकिन असल मसला ये था कि मैं आइंदा किस मुँह से उनका सामना करूँगा। मुझे बोझल दिल से ये तस्लीम करना पड़ा कि आज जो कुछ भी हुआ था उसका असल जिम्मेदार बहरहाल मैं खुद ही था। मुझे हद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। मेरे दिल में ना तो अपनी सगी खाला के लिए ऐसी गलत मोहब्बत होनी चाहिए थी और ना ही उनको पाने की कोई ख्वाहिश, इसलिए बुनियादी गलती तो मेरी ही थी। मैंने इस रात बिस्तर पर लेटे लेटे ये हतमी फ़ैसला किया कि मैं खाला जमीला को अपने दिल, दिमाग और ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगा। आज से वो मेरे लिए ख़त्म हो चुकी थीं और मैं उनके लिए
सुबह जब मेरी नज़र सामने मेज़ पर रखी हुई अपनी उर्दू की किताब पर पड़ी तो मैंने एक लंबी सांस ली और अचानक अपने आप को बड़ा हल्का फुल्का और आज़ाद महसूस करने लगा। मेरे और खाला जमीला के दरमियान इस तल्ख झड़प को अब 4 दिन का तवील अरसा बीत चुका था। मैं इस दौरान एक बार भी उनके घर की तरफ नहीं गया था और न ही उनसे कोई राब्ता किया था। वो अब फिर पहले की तरह पूरा दिन और रात तक घर में अकेली होती थी। एक दिन जब वो इस ड्राइंग रूम की सफाई कर रही थीं, जहां मैं रोज बैठकर उनसे पढ़ा करता था, तो वहां सोफे के नीचे कालीन पर उन्हें जर्द रंग का एक बॉल पॉइंट पेन पड़ा हुआ नजर आया। उन्होंने पेन उठाया और सोचा कि ये पेन यकीनन साजिद का ही होगा जो इस दिन जल्दी में यहाँ छोड़ गया होगा। वो पेन उठाकर अपने बेडरूम में आ गईं और इसे अपनी ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया जहाँ उनकी लिपस्टिक्स, परफ्यूम्स, क्रीमें और दीगर ड्रेसिंग की चीज़ें पड़ी होती थीं। उन्होंने ड्रेसिंग टेबल के बड़े शफाफ आईने में अपने आप को काफ़ी देर तक नाकदाना और गहरी निगाहों से देखा और अपने हसन और वजूद पर गौर किया। इसी दिन शाम के वक्त उन्होंने अपनी उम्मी यानी मेरी नानी के घर फ़ोन किया और मेरी उम्मी से बात की। बातों बातों में उन्होंने मेरा अहवाल पूछा और फिर मुझसे बात करने की शदीद ख्वाहिश का इजहार किया। मैं अपनी उम्मी के सामने खाला जमीला से फ़ोन पर बात करने से इनकार नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे मजबूरन फ़ोन का रिसीवर हाथ में थामना ही पड़ा। खाला जमीला ने फ़ोन पर मुझसे बड़े आम लहजे में कहा कि साजिद, तुम कल दोपहर के बाद मेरे घर आना, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने इस वक्त तो उम्मी के डर से खाला जमीला से आने का वादा कर लिया, लेकिन अपने दिल में किए गए फैसले पर मैं पूरी तरह कायम था और मेरा खाला से मिलने उनके घर जाने का कोई इरादा नहीं था। मैं अगले दिन उनके घर बिल्कुल नहीं गया। खाला जमीला का फ़ोन उसके बाद दोबारा नहीं आया। इस बात को मज़ीद 3 दिन गुजर गए, ना तो मैं पढ़ने के लिए उनके घर जा रहा था और न ही उनकी तरफ से कोई पैगाम आ रहा था। एक दिन जब मैं शाम के वक्त बाहर दोस्तों के साथ खेलकर घर वापस लौटा तो मुझे घर दाखिल होते ही मालूम हुआ कि खाला जमीला हमारे यहाँ आई हुई है। अब मजबूरना मुझे उनके सामने जाना और मलना पड़ा। वो मेरी उम्मी के साथ टीवी वाले कमरे में सोफे पर बैठी हुई चाय पी रही थी। मैंने कमरे में दाखिल होते हुए नागवारी छुपाते हुए उन्हें सलाम किया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बड़े सादे अंदाज में सलाम का जवाब दिया। इसके फौरन बाद उन्होंने अपने दुपट्टे को दुरुस्त किया और दोबारा मेरी उम्मी के साथ बातों में मसरूफ़ हो गई। अब वो मेरी तरफ बिल्कुल भी मुतवज्जे नहीं हो रही थी। खाला जमीला ने इस दिन मामूल से ज़्यादा मेकअप कर रखा था। उनका चेहरा चमक रहा था और वो बेहद खूबसूरत और दिलकश लग रही थी। मुझे उनके इस बदले हुए रवैये पर शदीद हैरत हुई क्योंकि वो पिछले दिनों खुद मुझसे बात करने और मिलने की कोशिशें कर रही थी, लेकिन आज जब मैं सामने आया तो उन्होंने मुझे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था। उनके चेहरे पर किसी किस्म की शनासाई या पुरानी बात की हल्की सी झलक भी नहीं थी। मैंने सोचा कि शायद वो मेरी उम्मी की मौजूदगी की वजह से एहतियात बरत रही थीं ताकि किसी को शक ना हो। मैं चुपचाप वहां से निकलकर दूसरे कमरे में चला आया। मैं शाम तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला
और अंदर ही अंदर ये तवक्को कर रहा था कि शायद खाला जमीला मुझसे बात करने कमरे में आएंगी, लेकिन वो नहीं आए। शाम को जब मेरी कजिन ने मुझे चाय का कप देने के लिए बाहर बुलाया तो मुझे पता चला कि खाला जमीला तो 1 घंटा पहले ही अपने घर वापस जा चुकी है। अगरचे मैं खुद उनसे मिलना नहीं चाहता था और उनसे दूर भाग रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उनके इस तरह बगैर बात किए चले जाने से मेरे दिल को एक अजीब सा दुख और सदमा हुआ और मेरी अना को भी चोट पहुंची। मैंने गुस्से में सोचा कि अब मैं भी उनके साथ इसी किस्म का सर्द और लापरवाह रवैया रखूंगा। कुछ दिनों के बाद मेरे बड़े मामू, जो कुवैत में एक गैर मुल्की कंपनी में मुलाजिम थे, वहां से अपनी जॉब खत्म करके अपने घर डेरा गाजी खान वापस आए तो तमाम रिश्तेदारों ने रवायात के मुताबिक बारी बारी उनके एजाज में दावतें करना शुरू कर दी। इसी सिलसिले में खाला जमीला के घर भी मामू की एक बड़ी और शानदार दावत रखी गई, जिसमें खानदान के दीगर रिश्तेदार भी मौजूद थे। मुझे, मेरी उम्मी और मेरे भाई बहनों को भी इस दावत में खुसूसी तौर पर बुलाया गया था, जबकि मेरे अबू कराची में अपनी मुलाजमत पर थे, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आए थे। खाला जमीला ने इस दिन भी बहुत बन सावर कर मेक अप कर रखा था और वो वहाँ मौजूद तमाम औरतों में सबसे ज्यादा नुमायां, खूबसूरत और पुरकशिश लग रही थी। मेरा दिल बार बार उनके रूप को देखने को चाहता था, मगर मैं अपनी अना और गुस्से की वजह से बार बार अपने आप को उनकी तरफ देखने से रोक लेता था। खाने की मेज़ पर एक बेहतरीन मेज़बान की हैसियत से खाला जमीला तमाम मेहमानों का खुद घूम घूम कर ख्याल रख रही थी, लेकिन मैंने बारीक बीनी से ये महसूस किया कि बाकी सब के मुकाबले में मेरी तरफ उनकी तवज्जो कुछ ज़्यादा ही ख़ास थी। उन्होंने 2 बार खुद आकर मेरी प्लेट में चावल और सालन डाला और कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी खुद अपने हाथों से खोलकर मेरे सामने रखी। मैं अंदर ही अंदर एक अजीब और गहरे मखमसे में गिरफ्तार हो चुका था। मेरे और खाला जमीला के दरमियान एक छपी छपी, धीमी धीमी और खट्टी मीठी जज्बाती खींचातानी का सिलसिला मुसलसल जारी था। कभी इस जज्बे का पेंडुलम एक तरफ हरकत कर जाता था और कभी दूसरी तरफ झुक जाता था। ना तो कोई बात खिलकर सामने आ रही थी और ना ही पूरी तरह छप पा रही थी। जब खाला जमीला मेरी तरफ कदम बढ़ाए तो मैं अपनी अना में दूर भाग खड़ा होता और जब मैं उनकी तरफ माइल होता तो खाला जमीला हाथ न आती। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के बावजूद हम दोनों एक दूसरे से और एक दूसरे की मौजूदगी से एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं थे। मेरे बड़े मामू की इस दावत के सिलसिले में खाला जमीला ने पहले की तरह कराकरी और बर्तनों का कुछ खास सामान अपनी उम्मी यानी मेरी नानी के घर से मंगवाया था। मेरी नानी 2 दिन से मुझे मुसलसल कह रही थीं कि तुम जमीला के घर जाकर वो बर्तन और सामान वापस ले आओ, लेकिन मैं किसी सूरत उनके घर अकेले नहीं जाना चाहता था। आखिरकार जब मेरी नानी ने मुझ पर सख्त गुस्से का इजहार किया और डांटा तो मुझे ना चाहते हुए भी नानी की बात माननी पड़ी और मजबूरना उनके घर की तरफ कदम बढ़ाने ही पड़े।